नमस्कार, मैं हूँ उत्तर प्रियदर्शी और आज मेरा मनाली प्रवास का आखिरी दिन है। ये सामने का जो बड़ा सा छोटा पर बड़ा सा 10-20 एकड़ में फैला हुआ जंगल है, इसके बीच-बीच में मैं टहलता रहा हूँ, बैठ के पढ़ता रहा हूँ। मनाली में मेरे इतने लंबे प्रवास का कारण ये जंगल ही रहा है। बिल्कुल बीच में बहती नदी का शोर शायद आपको सुनाई दे रहा हो। बीच में एक पगडंडी है जिससे लोग गुजरते हैं। ये जंगल के बीच की पगडंडी ओल्ड मनाली और न्यू मनाली के बीच को जोड़ती है। ये जंगल ओल्ड मनाली और न्यू मनाली के बीच के मुख्य सड़क के बाईं तरफ और नदी के बीच में स्थित है। मैं इसके बारे में जानता नहीं था। यहाँ आने पर मैंने इसको एक्सप्लोर किया, पता किया और तब से ये मेरा सबसे प्रिय साथी है। इस नदी के उस पार के होटल में मैं रहता हूँ। जिस काम के लिए, जिस किताब के लिए मैंने छुट्टी ले रखी है, उसका अधिकांश लिखना पढ़ना मैंने इस जंगल में किया है। आज आखिरी दिन है तो मैंने सोचा कि चलो मैं ज़रा जंगल की सेवा कर दूँ। ना समझ लोगों ने जंगल को जगह जगह से कूड़ा फेंक के गंदा कर रखा है, तो मैं एक बैग लेके आया हूँ अपना बड़ा सा, और जब ये बैग भर जाएगा तो बंद कर दूँगा, और या थक जाऊँगा तो बंद कर दूँगा। आप देखें, ये प्रवेश द्वार है और ये इसकी हालत है, और ये हालत अंदर तक फैली हुई है, ये देखें ये हालत है। और ये अंदर जंगल में भी जगह जगह ये गंदगी है, तो मैं जितना साफ़ हो पाएगा उतना साफ़ करूँगा। धन्यवाद। तो मित्रों, जैसा अभी थोड़ी देर पहले, लगभग मुझे लगता है मुझे 1 घंटे तो हो ही गए होंगे, पिछला वीडियो जब मैंने बनाया और ये खाली बैग दिखाया और गेट पर प्रवेश करते समय बताया, तो मैं मुख्य पगडंडी से चला और फिर वापस उस जगह पे पहुंचा जहां बैठ के मैं रोज़ पढ़ता हूं, जो ये शेड बनी हुई है और जहां ये हिमालय की चोटियां दिखती हैं, बर्फ़ वाली। देखिए पेड़ों के पीछे से बर्फ़ वाली चोटियां, और नीचे बिल्कुल मनस्विला नदी बहती है। मनस्विला जो थोड़ी दूर में आगे जाके ब्यास से मिल जाती है। और फिर पहाड़ देखते देखते थक जाता हूँ तो कुर्सी घुमा लेता हूँ तो जंगल देखने लगता हूँ। ये है वो जंगल, 10-20 एकड़ का एक जंगल, शहर के बीचों बीच नदी के किनारे। तो यही मेरी शरण स्थली है। इन्हीं वृक्षों में टहलता हूँ, यहीं पढ़ता रहा हूँ, इस शेड के नीचे बारिश में पढ़ता रहा हूँ। तो मैं चला मुख्य पगडंडी पे, और जो कच्ची पगडंडी से होते हुए अपने शेल्टर में आया, और ये देखिए बैग लातों से दबा दबा के मैंने इसको भरा है। इसमें शराब की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, खाने पीने के पैकेट्स, आदि आदि चीज़ें ठूस ठूस के भरी। अब तो इसका वज़न भी हो गया, मुझे लगता है 8-10 किलो, क्योंकि मैं बाएं हाथ से पकड़ के ढो रहा हूँ तो बाएं हाथ में भारी हो गया है। और ये छड़ी है जिसकी मदद से मैं चल रहा हूँ। मतलब ठीक हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा सहयोग मिल जाता है। जब बाएं हाथ में वज़न हो, दाहिने में छड़ी हो और जंगल में आप चल रहे हो तो थोड़ी सुविधा हो जाती है। कई बार चीज़ों को उठाने से पहले आप उनको हिला डुला लेते हैं कि उसमें कीड़े वगैरह ना हो, तो भी छड़ी काम आती है। तो ये है भरा हुआ फूला हुआ बैग, और ये है वो जंगल जिसमें अगर ठीक से साफ़ किया जाए तो ऐसे मुझे लगता है 50 बैग भर जाएंगे, जिसमें प्रवेश के लिए 20 रुपये की टिकट है। न जाने वो पैसा कहाँ जाता है क्योंकि सफाई तो दिखती नहीं। तो 20 रुपये के प्रवेश वाले इस जंगल में शराब की टूटी बोतलें वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। मुझसे जितना हो पाया अपनी सीमाओं में, अपनी पगडंडी पे चलते हुए, मुख्य पथ और लघु पगडंडी पे चलते हुए मैंने इसको साफ़ किया। ये मेरा धन्यवाद है इस जंगल के प्रति। आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे, मैं आभारी हूँ इस जंगल का। ये भी देखिए आप, बियर पी करके टूटी हुई, तोड़कर फेंकी हुई बोतल। ये दृश्य भी जगह जगह मिल जाएंगे आपको इस जंगल में। आप बोलेंगे ये नासमझ अनाड़ी बेहुदे लोग हैं,
ज़रूर हैं। कुछ तो ऐसे महापुरुष हैं कि वो ऐसी जगहों पर ले जा कर के फेंकते हैं जहाँ सफाई करना भी कोई चाहे तो जाके हटा नहीं सकता। कुछ सरेराह फेंक देते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, कुछ अपनी ग्लानि को कम करने के लिए कोनों में दबा के छोड़ देते हैं जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते। और कुछ ऐसे परम बेहूदे हैं जो खुलेआम शराब पी करके चीज़ों को, बोतलों को तोड़ के, जिनमें शीशे होते हैं, लोगों को चुभ सकते हैं, फेंक देते हैं। पर ये बेहूदे हर जगह हैं। ये अशिक्षित भी हो सकते हैं और शिक्षित भी हो सकते हैं। मेरा विश्वविद्यालय, जो भारत के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में से एक है, वहाँ पर ये दृश्य आपको बहुतायत में सड़क से थोड़ा दूर हटते ही झाड़ियों में, पत्थरों के किनारे, पगडंडियों पे टहलने की राहों पे मिल जाएंगे। फेलोशिप का भरपूर सदुपयोग करते हैं ये लोग। भारत के श्रेष्ठतम विद्यार्थियों में से एक कहलाने वाले ये लोग वहाँ भी बोतलें तोड़कर फेंकते रहते हैं, और उन्हीं के कोई भाई बंधु कुछ दिनों बाद पैर में पट्टी बांध करके घूमते हुए भी दिखाई देते हैं। है ना कमाल? एक ऐसी दुनिया जहाँ अनपढ़, अशिक्षित और शिक्षित और परम शिक्षित समान रूप से पशु हैं, मूर्ख हैं और परम बेहूदे हैं। नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा होगा अभी के 2 छोटे छोटे वीडियोज़ में जो मैंने बनाए, और इसमें मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैंने, जो मेरे पीछे वृक्ष दिख रहे हैं, ये छोटा सा जंगल का हिस्सा है, बहुत सुंदर है। बगल में नदी बहती है, पुराने बड़े पाइन के वृक्ष हैं ये, जहाँ मैं बहुत दिनों से पढ़ता लिखता रहा हूँ, टहलता रहा हूँ, बैठता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ, खुद से बातें करता रहा हूँ। इसकी मैंने बड़ी सीमित सी सफाई की, और आप देखें कि पैर से दबा दबा के ठूंसने के बाद भी ये बैग कचरे से भर गया, और मुझे अब इसका कहीं निस्तारण करना है सही जगह पे, वो भी एक समस्या ही है। जाता हूँ, देखता हूँ, पता करता हूँ। तो ये कहानी है। मनुष्य के बारे में कहते हैं कि उसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 कोटियाँ मनुष्य की हो सकती हैं, दिव्य, अदिव्य। What is this? Please tell me. No, tell me. Because I was taking a video now. Come on, man, you can take a photo and just leave. I am making a video here. Can you see I'm making now? I'm talking now. Can you see now? Can you see I'm doing something, right? I'm sorry. You should be sorry. You should just take a photo. I'm not a film star. Take a photo, 2 photo, 3 photo, leave. Because I'm doing something now. You disturb me now. I will have to do it again. तो ये भी एक जीवन की विडंबना है कि मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, और एक लड़का बगल से गुजरता है कैमरा लिए हुए, और मुझे रोक कर कहता है कि बहुत अच्छी फ़ोटो आएगी आपकी, मैं फ़ोटो ले सकता हूँ क्या? और अभी आपने देखा मैंने उसको क्या कहा, तो उससे मुझे अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। लगता है जैसे कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन हो गया है। कमाल है। एनीवे, तो साहब मैंने अपनी सीमाओं में, अपनी पगडंडियों पे जंगल साफ़ किया। एक बैग कचरा निकाला, इसमें अभी 50 बैग कचरा है, और जैसा कि मैंने कहा 20 रुपये का टिकट भी लगता है। वो टिकट का पैसा कहाँ जाता है, क्योंकि सफाई पे लगता है तो सफाई दिखती, वो भी नहीं है। खैर साहब, तो बात छोटी सी है, बात सारी की सारी तमीज़ की है। हमारे लोग शिकायत करते हैं कि हम अमेरिका जैसे क्यों नहीं हैं। 3rd क्लास के लोग 3rd वर्ड बनाते हैं, 1st क्लास के लोग 1st वर्ड बनाते हैं।
अगर आपको अमेरिका बनाना है, अमेरिका में रहना है, तो आपको अमेरिकन जैसा होना पड़ेगा। आपको प्रथम श्रेणी का नागरिक होना होगा अगर आप प्रथम श्रेणी के समाज में रहना चाहते हैं तो। पर बेखुदगी का आलम तो यह है कि अचराई नहीं फेंका हुआ है, बोतलें तोड़ के फेंकी हुई हैं। मूर्खता का आलम यह है कि एक आदमी दिखाई दे रहा है कि वीडियो पे संबोधित कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, और एक आदमी गुजरते हुए रुक करके उसको डिस्टर्ब करके उसकी फ़ोटो खींचने की परमिशन मांगता है। परमिशन मांगने की तो सभ्यता है, लेकिन इस बात की सभ्यता नहीं है कि प्रतीक्षा करे कि मेरा वीडियो ख़त्म हो जाए या मैं कौन सा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, इन्हीं वृक्षों में से एक हूँ, मेरी भी फ़ोटो लो, चलते बनो, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, इस सिलसिले में एक दो बातें और करनी थी। ये सफाई मैंने अपने विश्वविद्यालय में भी की है, बच्चों की मदद से भी की है, अकेले भी की है, छोटे स्तर पे भी की है, बड़े स्तर पे भी की है। इसका मतलब प्रतीकात्मक होता है। मेरे पिताजी का एक दोहा है, उसकी बात मुझे बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में तुम कोई बड़े काम करो न करो, कर सको न कर सको, लेकिन अगर एक चटाई बिछाने भर की जगह भी बुहार कर साफ और सुंदर बना सको तो काफ़ी है। हम सब अगर अपने जीवन में ये कर सकें तो हमारा जीवन भी और ये जगत भी जिसके भीतर हमारा जीवन है कितना सुंदर हो जाए। कितना अच्छा हो कि आप मॉर्निंग वॉक को निकलें और एक छड़ी ले लें जिसके निचले हिस्से में एक कील धंसा लें और एक बाएं हाथ में बैग लटका लें। मैं पहले पॉलीथीन लेके चलने वाला था, फिर मैंने कहा कि एक पॉलीथीन था मेरे पास, फिर मैंने कहा उसमें तो ज़्यादा समाएगा नहीं, वो फट जाएगा, तो मैं अपना बैग खाली करके मैं अपना बैग लेके आया हूँ। कूड़ा फेंकने के बाद इस बैग को मैं साबुन से धुलूँगा, सुखाऊँगा, फिर इस्तेमाल करूँगा। तो ऐसा कोई बैग आप ले लें। अगर सब्जी का बैग हो सकता है तो एक सफाई का भी बैग हो ही सकता है, नायलॉन का। उसको धरती माता बैग नाम दे दीजिए। अगर सब्जी वाला बैग हो सकता है तो धरती माता बैग भी तो हो सकता है। और टहलते वक्त आप अपनी छड़ी की मदद से ऐसे धंसाएं और वो चीज़ उठाएं और उसको बाएं हाथ से निकाल के अपने बैग में डालते चलें, तो आपको बार बार झुकना नहीं पड़ेगा अगर आपको झुकने में दिक्कत है तो। और छड़ी से फ़ायदा ये भी होगा कि अगर उस चीज़ में कोई कीड़े वीड़े होंगे तो आपके हिलाने डुलाने से वो कीड़े भाग जाएंगे। ये उसका एक लाभ है। धरती माता बैग क्यों? मुझे लगता है कि आधुनिकता ने हमें दिया बहुत कुछ और हमसे लिया भी बहुत कुछ। हमारी परंपरा, धरती माता, वृक्ष देवता, नदी माता, प्रकृति के हर तत्व में वो कुछ न कुछ ममत्व ढूंढ ही लेता था। जब तक नदियां माता रहीं, धरती माता रही, तब तक मुझे लगता है वो कम गंदी थी। लेकिन जब आधुनिकता की वैज्ञानिक दृष्टि ने हमको बता दिया कि प्रकृति तो तुम्हारी शत्रु है, प्रकृति तो उपभोग के लिए है, काहे की माता, ग्रह है ये मिट्टी पत्थरों का, नदी पानी का एक सोर्स है, तो बात बदल जाती है, चीज़ें बदल जाती हैं और आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। और जीवन में जो भी है वो दृष्टिकोण ही तो है, क्योंकि दृष्टि बदलते ही दृश्य बदल जाता है। तो जब उस नासमझ या समझदार बच्चे ने मुझे टोका मेरी फ़ोटो लेने के लिए, तो मैं ये कह रहा था, दिव्य मनुष्य ही दिव्य हो सकता है। जब मनुष्य दिव्य होता है, अपने गुणों का विकास करता है तो देवता हो जाता है। जब अपने गुणों की हानि करता है, नीचता की राह पे जाता है तो अदिव्य यानी राक्षस हो जाता है। और जब वो दोनों करता है, दिव्यता भी और अदिव्यता भी, जो सामान्य मनुष्य होते हैं, तो वो दिव्य प्राणी होता है। इसलिए मनुष्य को कहते हैं दिव्य प्राणी। और मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने भीतर दिव्यता का, देवत्व का विकास करे, क्योंकि देवता वो होता है जो देता है। देने का गुण हमें देवता बनाता है। इसके विपरीत जो गुण होता है वो हमें अदिव्य ही बनाता होगा, उस पर क्या बात करना। तो खैर, एक दो बातें और कहनी थी। यहाँ पे कथा चल रही है
पिछले 5-7 दिनों से और 1-2 दिनों तक और चलेगी। और मुझे लगता है आज के समय के शायद सबसे महत्वपूर्ण कथावाचक मुरारी बापू का कथा चल रही है, निःशुल्क है। कोई न कोई तो उसका शुल्क दे ही रहा होगा। बड़े सभागार में चल रही है, अटल सभागार उसका नाम है। सोचा कि जाऊं एक दिन, 1-2 दिन सोचा कि जाऊं, पर जब मैं पेड़ों के वृक्ष में जंगल में आके पढ़ने बैठता था या टहलने बैठता था या यूं ही बैठता था, तो मुझे लगता था कि असली कथाएं तो ये हैं, इन्हीं में ईश्वर है। इस धूप में, इस बगल में बस बहती नदी में, इन वृक्षों में, इस शांति में, इस खामोशी में ईश्वर है। क्या जाऊं अलग से कथा सुनने। आज जब मैं सफाई कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि एक दिन मुरारी बापू सोचते और कहते कि बूढ़ा हो गया कथा सुनाते सुनाते, कथा कहते कहते, चलो भक्तों अब शहरों की सफाई करते हैं, चलो लोगों अब गांवों की सफाई करते हैं। और उनका कार्यक्रम फिक्स होता, फलाने शहर फलाने गांव, जैसे कथाओं का फिक्स होता है कि मुरारी बापू फलाने शहर में 7 दिन रहेंगे और 10 से 1 की बजाय कथा नहीं सुनाएंगे, शहर की सफाई करेंगे। तो जब वो झाड़ू लेकर के शहर साफ करने और एक बोरा लेकर निकलते तो मुझे लगता है बहुत लोग उनके पीछे निकलते। और 7 दिन की सफाई के बाद उस शहर की स्मृतियों में कम से कम 7 साल के लिए सफाई की जगह कद्र बढ़ जाती। या फिर मैं ये भी क्यों कहूँ कि वो कथा सुनाने का समय घटा दें अपना, चलो वो सुबह कथा सुनाते हैं 9:30 से 1 बजे, यही उनका टाइम है यहाँ पे, तो ऐसे ही और जगहों पे होता होगा, तो 9:30 से 1 कथा सुनाएंगे, 3 बजे तक भोजन करेंगे, विश्राम करेंगे, और शाम को 3 से 6 जो भक्तगण आए थे कथा सुनने, वही भक्तगण झाड़ू और बोरा लेके आ जाए, चलो अब तुम्हारा शहर साफ करते हैं। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। इन सारे मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों के पुजारी, मौलाना, फादर अपने अपने शहर में रोज ये काम अगर लोगों के साथ मिलकर करने लगें तो कम से कम गंदगी तो साफ होगी, बाहर की ही सही। और बाहर की गंदगी साफ करते करते एक दिन तो समझ में आएगा ही लोगों को, चलो अब भीतर की गंदगी साफ करते हैं। क्योंकि बाहर की गंदगी का अगर पड़ी रहे तो भीतर की गंदगी की सफाई का कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर में कितनी भी अगरबत्ती जमा लें, कितनी भी अगरबत्ती जला लें आप, कपूर जला लें आप, पर अगर आपके घर के बाहर एक कुत्ता मरा पड़ा सड़ रहा है तो आपकी सारी अगरबत्तियाँ बेमतलब हो जाती हैं। तो बाहर की सफाई से भीतर की सफाई की भी यात्रा शुरू होती है। कम से कम भीतर की से साफ जो लोग हैं वो इस बात को समझें और बाहर की सफाई शुरू करें कि धीरे धीरे बृहद समाज पहले बाहर की फिर भीतर की सफाई की ओर मुड़े। क्योंकि कोई समाज तभी तक टिका रहेगा जब तक वह नैतिक रूप से उन्नत होगा। नैतिक रूप से पतनशील होते ही समाज नष्ट हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी नष्ट हो रही है, जैसे भारत वर्ष नष्ट होने की राह पे है। हमारे शहर हैदराबाद में एक नदी बहती है, मूसी, सुनता हूं अद्भुत नदी थी, अब बदसूरत नाला है। कभी हैदराबाद के लोगों के जीवन का स्रोत रही होगी, क्योंकि सभ्यताएं तो नदियों के किनारे बसती रही हैं। अब बदबू आती है। मेरे शहर में बहुत सारे मंदिर मस्जिद हैं, बड़े बड़े लोग हैं, महापुरुष हैं, प्रोफेसर्स हैं, कौन नहीं है मेरे शहर में हैदराबाद में। मुसलमानों की राजनीति करने वाले, मुख्यतः मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी साहब हैं। बीजेपी के एकमात्र एमएलए राजा साहब हैं। एक दूसरे को देख लेंगे वाले कहने वाले लोग तो बहुत हैं, पर ये सब मिलकर के एक बार मूसी नदी की दुर्दशा क्यों नहीं देख लेते। मैं सोचता हूं कि मूसी नदी का नाम मूसी क्यों पड़ा, मुझे नहीं मालूम, पर यह फन हो सकता है कि गंगा माँ है तो मूसी उसकी बहन है, तो मूसी दरअसल मौसी है। तो ये मौसी नदी रही होगी जो मूसी हो गई, और मूसी होते होते आज उसकी हालत ये है कि आप उसका पानी पीना चाहें और एक घूंट पी लें तो वो मौत सी हो जाएगी। तो मौसी जैसी, माताओं जैसी नदियों को मौत सी नदियां किसने बना दिया। कूड़ा सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं फेंकते, वो सबसे ज्यादा फेंकते हैं।
पर लोकल लोग भी फेंकते हैं। लोकल लोग भी उतने ही उदास होते जा रहे हैं अपने पर्यावरण से। शहर के लोग शहरों को नरक बना के पहाड़ों पे सुंदर जगहों पे आते हैं और अपने अपने हिस्से का लगभग नरक बना के चले जाते हैं। और जो लोकल लोग हैं, जो तथाकथित स्वर्ग में रहते हैं, वो भी ये भूल जाते हैं कि ये स्वर्ग टूरिस्टों और उनकी गतिविधियों के वजह से नष्ट होता जा रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 50 मीटर दूर सड़क पर उस पार एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, जिस पर दिन के 12 बज रहे होंगे और तेज़ आवाज़ में गाना लाउड स्पीकर बज रहा है। उन लोगों को समझ नहीं है, सरकार को परवाह नहीं है कि भाई तुम इतना तेज़ तेज़ गाना क्यों बजा रहे हो, आसपास की शांति में खलल करने का तुम्हें हक किसने दिया। ये है थर्ड वर्ल्ड, जहाँ सरकारें बेपरवाह होती हैं और लोग मूर्ख, उदासीन, नासमझ। तो काश कभी किसी बापू को कथा के साथ साथ जीवन की व्यथा भी समझ में आ जाए। काश किसी वैसी को, किसी राजा सिंह को, किसी मंदिर मस्जिद के पुजारी महंत को मोनास्ट्रीज में बैठे हुए हजारों हजारों की संख्या में ओम मणि पद में हुम, शायद यही है, गलत हो तो क्षमा करें, रात दिन कहते हुए मोटे मोटे ईयरफोन लगा करके कोका कोला पीते हुए मोनास्ट्रीज में बैठे हुए मांग्स को शायद कभी किसी दिन लगे कि बहुत हुआ, कोई परमेश्वर आकर के तुम्हारे घर का कूड़ा साफ करने वाला नहीं है, न भीतर का न बाहर का। उसने ही तुम मनुष्यों को कस्टोडियन बना करके, धरती का गार्जियन बना करके, अपना दूत बना करके, अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा था कि हे भाई जाओ और दुनिया की जरा कदर करो, देखभाल करो। पर मजेदार बात यह है कि उन्नत मनुष्य ही सबसे ज़्यादा अवनत हो गया। पशु जो जंगलों में हैं, जो हमसे बहुत परेशान हैं, उन्होंने कम नुकसान किया है। हम मनुष्यों ने उनका भी बहुत नुकसान किया है। और हम मनुष्यों ने इतना पशुवत व्यवहार किया है इस दुनिया को ख़राब करने में कि पशु भी हमसे नाराज़ हो जाएंगे कि भाई अब पशुवत कहना तो बंद करो। सही बात है, किसी को कुत्ता कह करके अपमानित करना बंद ही कर देना चाहिए। कुत्ते को मनुष्य कहो, आदमी कहो तो कुत्ता बुरा मानने लगेगा, है ना। सुअर कह के गाली देना बंद करिए, सुअर बुरा मान जाएंगे। आदमी कहना काफी है। नमस्कार। तो मैं इस जंगल में था और ये रही नदी। तो इस जंगल के उधर के गेट से निकल करके होते हुए मैं आ गया अपने होटल तक। और कहीं कोई कूड़ेदान, बड़ा सा कूड़ेदान, छोटा सा कूड़ेदान मुझे नहीं मिला। और ये मनाली के सेंट्रल पॉइंट्स में से एक है। अंत में थक हार करके मुझे अपने होटल के कूड़ेदान को इस्तेमाल करना पड़ा। इनकी आज्ञा से मैंने उसमें कूड़ा डाला है और ये शरीफ होटल वाले लोगों ने कहा सर इसमें डाल दो। फिर कूड़ा गाड़ी जब आएगी तो उसमें ये अपने होटल के कूड़े के साथ उस कूड़े को भी डाल देंगे। ये हालत है। सरकार कोई भी हो, सिस्टम इतना सड़ गया है, इतना सड़ा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक कूड़ेदान तक नहीं है मनाली शहर के सेंट्रल प्लेस में। लानत है। इसलिए रागी ठीक कहता है, जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली।